हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की रियासतें। इससे पहले हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट से उनको देखिए और फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में रियासतें। रियासतों की परिभाषा। ब्रिटिश भारत में रियासतें ब्रिटिश राज्य के दौरान अविभाजित भारत में स्वतंत्र राज्य थे। इन्हें बोलचाल की भाषा में रियासत, रजवाड़े या व्यापक अर्थ में देशी रियासत कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं बल्कि ये भारतीय शासकों द्वारा शासित होते थे। मतलब इन पर शासन कौन करता था? भारतीय शासक इन पर शासन करते थे। ये रजवाड़े, देशी रियासतें इनको कहा जाता था और ये क्या होते थे? अविभाजित भारत के स्वतंत्र राज्य थे। भारत में रियासत। सन जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तब भारत में 562 रियासतें थीं। इनमें से अधिकांश रियासत ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने और टैक्स वसूल करने का ठेका ले रखा था। कौन वसूलता था इनसे? तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनसे लोक सेवा प्रदान करने के लिए टैक्स वसूला करती थी। कुल 565 रियासतों में से मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर नाम की सिर्फ 3 रियासतें थीं जो कि क्षेत्रफल में बड़ी थीं। सबसे बड़ी रियासत कौन थी? एक थी मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर रियासतें, ये सबसे बड़ी थी जो कि कितनी थी? 565 पूरी रियासतें थीं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशों ने भारत को मुक्त कर दिया। इन सभी रियासतों को विभाजित करके भारत में और विभाजन के बाद कुछ पाकिस्तान में इनको मिला दिया गया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में देशी रियासतों का उदय। रियासतों का उदय कैसे हुआ है मध्य प्रदेश में, आज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में रियासतों का उदय। मध्य प्रदेश में राजवंशी इतिहास मुख्यतः सम्राट अशोक के काल से माना जाता है। कब से राजवंशी शासन कब से स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में? तो अशोक के समय हुआ है, क्योंकि अशोक को क्या बनाया गया था? उज्जैन का उप राज्यपाल या उप गवर्नर बनाया गया था। मध्य प्रदेश में मौर्य सम्राट से राजवंश का उदय माना जाता है। मौर्य सम्राट मालवा और अवंती के शक्तिशाली शासक रहे हैं। मध्य प्रदेश में रियासतों का उदय में जब मौर्य सम्राट का पतन हो जाता है उसके बाद तीसरी से पहली शताब्दी के दौरान मध्य भारत की सत्ता में शुंग, कुषाण और सातवाहन जैसे स्थानीय राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ है। देखो, सबसे पहले कौन थे? मौर्य थे अशोक के टाइम, और मौर्यन काल जब अशोक का देहांत हो जाता है और उनके जो पुत्र आते हैं वो इतने या फिर अच्छे नहीं होते, तो उनके बाद कौन सा राजवंश आता है? शुंग वंश। फिर शुंग के साथ कुषाण और सातवाहन वंशों का बीच में संघर्ष होता है इस पूरे रीजन में। चौथी और छठी शताब्दी में मौर्य सम्राट के बाद रियासतें गुप्त सम्राट का हिस्सा बन गई थी। ये जो पूरी रियासत थी वो चौथी से छठवीं शताब्दी में मौर्य सम्राट के बाद किसकी रियासत बन जाती है? गुप्त साम्राज्य की। गुप्तों के पतन के बाद मध्य भारत छोटे छोटे रियासतों में बट गया था। इसमें क्या था? मालवा, गोंडवाना जैसी रियासतें इस समय प्रभुत्व में आई थीं। देखिए, ये मध्य भारत, यहाँ पर विंध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविजन, ये पूरा बुंदेलखंड वाले रीजन में ये बट गए थे जब वो गुप्तों का पतन हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व देश के दूसरे क्षेत्रों की तरह मध्य प्रदेश का भूभाग रियासतों और ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासित था। मतलब जैसे कि भारत के और भी क्षेत्र थे जो कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन में थे, वैसे ही मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे भाग थे जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा शासित होते थे। स्वतंत्रता के पश्चात इसी आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ था। जो राज्य बने थे वो इन्हीं के आधार पर बने थे। जब ब्रिटिश के टाइम पे जैसे राज्य बटे हुए थे या शासन बटा हुआ था, वैसे ही स्वतंत्रता के बाद राज्य बनते हैं। मध्य प्रदेश में देशी रियासतें। मध्य प्रदेश में ये मुख्य रियासतें थीं। पहले थे सिंधिया राजवंश जो कि ग्वालियर में रियासत करते थे। पहले होलकर राजवंश जो कि मालवा में थे। बघेल खंड की रियासत जो कि रीवा रियासत के अंतर्गत आती थी, और भोपाल की रियासत, बुंदेलखंड का राज्य और गोंडवाना की रियासत। ये 6 रियासत मध्य प्रदेश में मेन मानी जाती हैं। कौन सी? सिंधिया ग्वालियर में, होलकर मालवा में, बघेलखंड रीवा में, भोपाल रियासत या भोपाल के नवाब भोपाल में, बुंदेलखंड और गोंडवाना रियासत। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हैं। अब आती है सबसे पहले गोंडवाना रियासत। उनका ये चित्र था, उनका राजकीय चित्र ये था। गोंडवाना रियासत
गड़ा राज्य या गोंडवाना वंश की स्थापना। गड़ा राज्य की स्थापना शेहल गांव के निवासी जोध सिंह पटेल के पुत्र यादव राय ने की थी। किसने की थी? यादव राय ने की थी, जो कि जोध सिंह पटेल का पुत्र था। 1328 से 1440 ईस्वी के मध्य अंधकार युग में हुआ था। अंधकार युग कब माना जाता है? तो 1328 से 1440 तक का जो काल होता है उसको क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है। इसमें एक सेहल गांव का एक राजा आता है या फिर युवक आता है जिसका नाम रहता है यादव देव। यादव देव के पिता कौन थे? जोध सिंह पटेल थे। देखो जोध से कौन याद आ रहा है? जोधाबाई याद आ रही है ना। तो उनसे रिलेटेड कोई होगा यादव, क्योंकि अपनी जोधाबाई क्या थी? राजपूत थी। तो वो एक यादव को जानती थी जिनने क्या बसाया है? गौड़ राजवंश की स्थापना की है यादव ने। गौड़ वंश का संस्थापक के रूप में यादव राय की पुष्टि रामनगर शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। जो यादव थे, यादव कृष्ण जी यादव वंश से थे, है ना। तो वो कृष्ण क्या थे? राम थे। ये किसने बताया है? तो रामनगर के शिलालेख ने बताया है। और गणेश वर्णम, गणेश वर्णम में भी इसका उल्लेख दिया गया है। इसी वंश के बाद पुलित वंशी संग्राम शाह जैसे प्रतापी शासक भी इसी साम्राज्य में हुए और वीरांगना दुर्गावती भी गौड़ साम्राज्य की ही रानी थी। देखिए, यह राजकुमारी थी या रानी थी। कौन थी? तो ये गौड़ वंश से ही संबंधित है। देखो मध्य प्रदेश में, अब देखो गौड़ के सबसे मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। गौड़ वंश की स्थापना किसने की है? तो जोध सिंह पटेल के पुत्र ने, जिनका नाम था यादव। इनने कब की है? अंधकार युग में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 1328 से 1440 तक के बीच में हुई है गौड़ वंश की। इनके संस्थापक यादव राय हैं। इसकी पुष्टि कैसे होगी कि यादव, जैसे बोलते हैं ना कि शक्तिमान ही गंगाधर है, ये किसको पता है? तो यादव कौन थे? तो कृष्ण जी यादव वंश के थे, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करता है? राम भगवान बताते हैं कि राम जी, कृष्ण जी ही यादव थे। तो इसकी पुष्टि करता है कौन? रामनगर का शिलालेख। और गणेश नप वर्णम में भी उसका उल्लेख मिलता है। इसी वंश के थे पुलिस वंशी संग्राम शाह और रानी दुर्गावती भी इसी वंश से आती हैं। अब आते हैं रियासत की परिभाषा। 9वीं शताब्दी तक मध्य प्रांत के संपूर्ण पूर्वी भाग में संबलपुर के बहुत से बड़े क्षेत्र में गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी प्रांत है, देखिए ये है पूरा मध्य प्रदेश, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर थे पूरा गौड़ साम्राज्य, जो कि अभी गोंडवाना के नाम से आना, तो गोंडवाना से ही इसका नाम पड़ा है गौड़। इसलिए पूरा संबलपुर और पूर्वी का जो संपूर्ण भाग था पूर्वी मध्य प्रदेश का, वो पूरा गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसे आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में देखा जाता है। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ राज्यों में इसको देखा जाता है। अब आती है गोंडवाना रियासत। पहला उल्लेख हमें कब मिलता है? 14वीं शताब्दी में मिलता है, जो कि मुस्लिम अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में क्या था? गौड़ वंश के अधीन था। ये हमें कौन बताता है? ये बताते हैं हमें मौर्यन या फिर जो मुस्लिम शिलालेख थे वो बताते हैं। मुगल के शासनकाल में यह क्षेत्र या तो स्वतंत्रता या तो सामंतों के राज्य की तरह कार्य करता था। ये स्वतंत्र था या सामंत की तरह कार्य करता था। कभी स्वतंत्र रहा है, कभी सामंत रहे हैं। यहाँ पर गोंडवाना रियासत 18वीं शताब्दी में इसे मराठाओं ने जीत लिया था। गोंडवाना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नागपुर के भोंसले राजा और हैदराबाद के निज़ाम के अधीन हो गया था। हैदराबाद के निज़ाम ले गए थे कुछ क्षेत्र और कुछ कौन ले गए थे? नागपुर के भोंसले ले गए थे। 1818 से 1853 के बीच अंग्रेजों ने इसे के अपने अधीन में ले लिया और कुछ छोटे राज्यों में गौड़ राजाओं का शासन रहा 1947 तक। अब आता है गोंडवाना रियासत के कुछ शासक जो कि फेमस है। सबसे पहले कौन है? अपने यादव, जो कि कहाँ से आए थे? शेहलपुर से आए थे। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम था जोधपाल सिंह। और इनके बाद आते हैं कौन? खरजी। फिर आते हैं गोरक्षक दास, सुखन दास और सागिन दास, अर्जुन दास, आमर दास, जो कि संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये सबसे फेमस माने जाते हैं आमर दास। फिर आते हैं दलपत शाह और फिर उसके बाद आती है रानी दुर्गावती, जो कि इसी वंश की थी। सबसे मेन शासक कौन कौन है इस वंश की? तो पहले आते हैं यादव राय, फिर दूसरे आमर सिंह और तीसरी आती है रानी दुर्गावती। देखिए इसके अपन कुछ ट्रिक बना लेते हैं। यादव खर्च करेंगे रक्षक, सुख के लिए अर्जुन को बनाएंगे।
या फिर देंगे, सुख को देंगे अर्जुन को। यादव खर्च के लिए रक्षा करेंगे, सुख देंगे अर्जुन को। आमड़, आम नहीं खाएंगे दल में दुर्गावती, आम नहीं खाएंगे दल में दुर्गावती। ये है इसकी ट्रिक। यादव खर्ची, खर्च करेंगे रक्षक, सुख के लिए और अर्जुन को देंगे। आमड़, आम नहीं खाएगा कोई दल में दुर्गावती, ये बोला गया है। अब आते हैं कौन, सबसे पहले आते हैं यादव राय। इनका सन रहा है 1318 से 1440 तक इनका शासन माना जाता है। अब आते हैं इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ये इनको गौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। गोदावरी के नदी के तट से सेहल गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ से आए थे, सेहल गांव से आए थे सजधर जी, गोदावरी नदी के तट पर। इनके पिताजी का नाम क्या था, जोध सिंह पटेल नाम था। प्रारंभिक जीवन में यादव राय ने अपनी लांजी बालाघाट में है वंशी शासक के यहाँ नौकरी की थी। तत्पश्चात मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह हो गया और कालांतर में गण वंश की स्थापना की थी। किसने, इन्हीं ने, ये यादव राय। देखिए ये कहाँ पे थे, लांजी के किले के बालाघाट में शासन करते थे। यह शासक नहीं करते, वहाँ के शासक जो है वंशी थे, उनकी यहाँ पर नौकरी करते थे। वो बहुत हाँ करते थे इनकी, हाँ इनकी सारी बात मानते थे, हाँ ऐसा, हाँ वैसा, हाँ वैसा। और लांजी के बालाघाट में स्थित है लांजी का किला, तो वहाँ के लांजी के जो है वंशी थे वहाँ पर नौकरी करते थे। कौन, यादव दास। अब इनकी नर्मदा जी वहाँ से निकलती है, तो नर्मदा जी की बहुत पूजा करते थे। इसी कारण से इनकी शादी किनसे हो गई, रत्नावली से हो गई, क्योंकि नर्मदा जी में बहुत रत्न भी होते हैं। हर नर्मदा से निकला हुआ हर पत्थर क्या होता है, शिव होता है। तो उनको वहां से क्या मिल गया, रत्नावली पुत्री मिल गई, जो कि कहाँ की थी, दमोह की थी। इनने उनसे शादी कर ली और इनको क्या बन गई, ये गौड़ के वंश की स्थापना कर दी। इतना पावर आ गया उस रत्न को प्राप्त करने के बाद। फिर अकबरनामा के अनुसार यादव राय उत्तराधिकारी खिरजी था, मतलब जो खर्जी मतलब खर्च करते थे ये रक्षक। फिर गोरक्षक इनके बाद हुए। फिर सुखनदास, अर्जुन और संग्राम शाह इसके उत्तराधिकारी हुए हैं यादव राय के। अब आता है खिरजी। ये 1940 से 1960 तक रहे हैं। खिरजी अकबरनामा के अनुसार खिरजी लगभग 1440 ईस्वी में शासन बना था और इसने अपनी योग्यता और चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूली थी। इस प्रकार इसने एक संगठित सेना इकट्ठित कर ली और गणराज्य के उत्कृष्ट में योगदान दिया। लगभग 1460 ईस्वी तक इनने शासन किया। फिर ये गोरक्षक गद्दी पर बैठ गए। खर्च क्यों कर रहे थे हम अपनी, वो तो रक्षा के लिए। तो खिरची के बाद आते हैं कौन, गोरक्षक। गोरक्षक दास, ये 1460 से 1480 तक इनका शासनकाल रहा। अब आता है गोरक्षक। इनका 1460 से 1480 तक शासनकाल रहा है। गोरक्षक जी ने 1467 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह के सैन्य अधिकारी से किला अमरेल के बागी शासक रायचीता को हरा दिया था। जो किसका था, महमूद शाह का था एक सेना अधिकारी जिसका नाम क्या था, रायचीता। उसको हरा दिया था अमरेल के बागी शासक को। इस घटना का उल्लेख हमें शहाब हकीम ने अपनी पुस्तक माशिर ए महमूद शाही में लिखा है। माशिर ए महमूद शाही किसने लिखी है, साहिब हकीम ने लिखी है। माहिर है महमूद शाह, माहिर ये महबूब शाही किसकी रचना है, तो ये है साहिबा सिहाब हकीम जी की है। देखो माहिर है महमूद शाही, माहिर है हर चीज़, महमूद तो साहब जो हैं वो सब में माहिर हैं। ये किसने लिखा है, तो ये हकीम बताता है, जो हकीम रहते हैं ना, साहब हकीम बताते हैं कि माहिर हैं महमूद शाह हर चीज़ में। तो इनकी पुस्तक कौन सी है, शहाब हकीम जी की पुस्तक है माशिर ए महमूद शाही। इसमें लिखा गया है कि महमूद शाह का एक सेना अधिकारी था जिसका नाम था क्या, रायचीता, जो कि अमरेल में शासन करता था। उसको किसने हराया था, गोरक्षक ने हराया था। गोरख की रक्षा करनी पड़ेगी चीता से, लेकिन एक बार क्या हुआ, गोरक्षा ने ही चीता को हरा दिया। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो शिहाब हकीम की पुस्तक माशिर ए महमूद शाही से मिलता है। अब आते हैं सुखनदास या सागिनदास भी इनको कहा जाता है। 1480 से 1500 ईस्वी तक ये रहे हैं। सुखनदास या सागिनदास, इसने सर्वप्रथम सैन्य सेना की बढ़ोतरी की थी और 500 घुड़सवार रखे थे। 60,000 की पलटन सेना इनकी रखी थी। साथ ही विभिन्न जाति समुदाय के सहयोग से राज्य को स्थापित किया था, सुदृढ़ बनाया था। वहीं पड़ोसी राज्य से भी कुछ संबंध स्थापित किए थे।
1500 ईस्वी में सागिन दास का शासन समाप्त हो गया और इनका उत्तराधिकारी बना कौन? अर्जुन राज। अर्जुन राज्य या अर्जुन दास भी इनको कहा जाता है। ये 1500 से 1510 तक इनने शासन किया है, सिर्फ 10 वर्ष तक। अर्जुन दास लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अर्जुन दास गद्दी पर बैठे। अकबरनामा के अनुसार राज्यरोहण के समय इनकी आयु 40 वर्ष थी, तो इसलिए इनने कम शासन किया क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में बैठे हैं। राज्यरोहण के तुरंत बाद इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र आमरदास या आमरदास को विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसका उल्लेख ठरका दमोह के 2 सती लेखों से मिलता है। देखिए कौन थे ये? अर्जुन दास थे। इनकी उम्र हो गई है 40। मतलब नॉर्मल यदि प्राइवेट इंसान देखा जाए, जो प्राइवेट जॉब करता है, वो क्या होता है 40 साल में सोचता है कि हम रिटायरमेंट ले लेंगे। ये उस समय राज्यरोहण करवा रहे हैं, तो कोई भी दुखी होगा ना। जब इनका बेटा ये 40 साल के हैं तो उनका बेटा कितने साल का होगा? तो इनके बेटा ने विद्रोह कर दिया और बहुत ढाके मार के विद्रोह किया। तो ठरका जो दमोह में है 2 सती लेखों से इसका उल्लेख मिलता है कि इनने 40 वर्ष की आयु में अपना राज्यरोहण करवाया था। और इनका विद्रोह या फिर सबसे पहले विद्रोह का सामना किसका करना पड़ा? तो इनके खुद के बेटे का, जिनका नाम था आमरदास। फिर क्या होते हैं? अर्जुन दास के समय में गुरु नानक देव जी देश पाटन यात्रा करते हुए गड़ा राज्य में आए थे, जिसका उल्लेख सिख ग्रंथ सूर्य प्रकाश में मिलता है। इस यात्रा के दौरान अमरकंटक, गढ़ा, उज्जैन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और बालाघाट से गुजरे, इसलिए आज भी इन स्थानों पर गुरुद्वारों का अवशेष मिलता है। मध्य प्रदेश में अर्जुन दास जब शासन कर रहे थे तब कौन आते हैं? गुरु नानक जी भी आते हैं। ये देखने आते हैं कि अर्जुन जैसा शासक यहाँ पर राज्य कर रहा है, तो कौन देखने आया है? गुरु नानक जी देखने आए हैं। इसी काल में जैन संत स्वामी तरण तारण जी का अभ्युदय भी हुआ था। मतलब कि अर्जुन ने, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को तार दिया था ना, तरन तारण कर दिया था, ऐसे ही गुरु नानक जी किसी को देखने आए हैं? अर्जुन सिंह को देखने आए हैं मध्य प्रदेश में। अब आते हैं आमरदास का विद्रोह। अर्जुन दास ने आमरदास से रुष्ट होकर अपने छोटे पुत्र जोगीदास को शासक नियुक्त कर दिया, जिससे क्रोधित होकर आमरदास ने षड्यंत्र पूर्वक अपने पिता अर्जुन देव की हत्या कर दी। सुज्ज होकर जनता ने आमरदास को बंदी बना लिया। इसका फायदा उठाकर रीवा नरेश वीर सिंह देव ने गढ़ा पर आक्रमण कर दिया, परंतु आमरदास द्वारा अपने कृत्य के लिए माफी मांगने के कारण वीर देव ने उन्हें गढ़ा राज्य लौटा दिया। अब क्या होता है, जो अर्जुन देव रहते हैं उनके एक पुत्र, मतलब अर्जुन दास रहते हैं, उनके 2 पुत्र रहते हैं, एक आमरदास और उनसे छोटे रहते हैं जोगीदास। तो आमरदास से समझ में ये आ रहा है थोड़े से कैसे होंगे, ये अड़ियल टाइप के होंगे, है ना, घमंडी टाइप के होंगे। और जोगीदास के नाम से समझ में आ रहा है कि थोड़े जोगीदास से होंगे। तो राजा किसको बनाते हैं मोस्टली लोग? जिनका मन अच्छा होता है, जोगी जैसे होते हैं लोग। तो इन्हें क्या किया, आमरदास को राजा नहीं बनाया और किसको बना दिया? जोगीदास को बना दिया। आमरदास को बहुत गुस्सा आया, उनने निकाली तलवार और जाके अपने पिता का सर कलम कर दिया। उस टाइम जनता बहुत गुस्सा हो गई, इनको पकड़ा और जाके जेल में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही इनको जेल में बंद किया तो रीवन कि जो वीर सिंह थे वो तो देख के खुश हो गए थे, वाह आमरदास तो है नहीं, अब मैं तो आराम से इस पर आक्रमण कर दूंगा। उनने आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ, ये जनता इनके पास पहुंची, उन्होंने कहा कि भाई हमें माफ़ करो और हमें बाहर निकालो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। बस उनको बाहर निकाला गया और वीर नरेश भाग गए। उन्होंने बोला कि अरे सॉरी साहब, हमसे गलती हो गई और वापस कर देते हैं। अब आते हैं आमरदास, संग्राम शाह और संग्राम सिंह। 1510 से 1543 तक इनका शासन रहा है। आमरदास, संग्राम शाह, संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ठरका दमोह से 2 सती लेखों के आधार पर आमरदास लगभग 1510 से 1513 ईस्वी तक मध्य के समय शासन पर बैठे थे। सिंहासन रूढ़ होने के उपरांत आमरदास ने महाराजा श्री राजा आमरदास देव की उपाधि धारण की थी। देखिए इससे देखो, जैसे ही इनके पिता ने इनको राजा ना बनाकर किसको राजा बना दिया? जोगीदास को राजा बना दिया। तो इनको क्या हुआ, थोड़ा ठसका लगा ना। तो ठरका दमोह से इनके 2 लेख मिलते हैं, जहाँ से पता चलता है कि आमरदास सिंहासन में 1510 या 1513 के समय बैठे थे। और जब ये राजा सिंहासन पर बैठे आमरदास, तब इन्हें महाराजा श्री राजा आमरदास की उपाधि धारण की थी।
फरिश्ता के अनुसार इसी के समय रतनपुर के कलचुरी वंश ने शासक पुरुषोत्तम सराह का शासन बना था। जो फरिश्ता बुक है उसके अनुसार लिखा गया है कि जो रतनपुर है, रतन के जो कलचुरी नरेश थे उनके पुरुषोत्तम महा या पुरुषोत्तम सहाय शासक बने थे। कहाँ से बने थे? रतनपुर में। रतन किसके पास होते थे? पुरुषोत्तम लोगों के पास होते हैं ना रत्न। तो कहाँ बने थे? रतनपुर के शासक बने थे पुरुषोत्तम सहाय। सुल्तान इब्राहिम लोधी पर कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से विद्रोही भाई जलाल को पकड़कर सन 1528 ईस्वी में सुल्तान को सौंप दिया था। जो इब्राहिम लोधी था उनका एक भाई था जिसका नाम था जलाल। उनने विद्रोह किया और 1528 में भाग गए और संग्राम चाहते थे कि मैं इब्राहिम लोधी का थोड़ा सा चहीता बन जाऊं। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1528 में सुल्तान को जलाल खां पकड़ के दे दिया। तत्पश्चात अमरदास ने संग्राम शाह संग्राम सिंह की उपाधि किनको दी है? अमरदास को दी है। दमोह से प्राप्त जोक और सोने के सिक्के पर अंकित संग्राम सिंह से मिलते हैं। अब देखिए, जोक और सोने के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? दमोह से मिले हैं। अब इनको संग्राम से इतना ज़्यादा लगाव था अमरदास को, तो इनको संग्राम की उपाधि किसने दे दी है? इब्राहिम लोधी ने दे दी है। अमरदास की 2 पत्नियां थी, एक थी पद्मावती और एक थी सुमति। संस्कृत ग्रंथ रत्नमाला से हमें इनका उल्लेख मिलता है। ये रत्नमाला किनकी पुस्तक है? तो ये है अमरदास की। आम में क्या होता है? रस होता है ना। तो ये पद्मावती और सुमति 2 पत्नियों का उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? रत्नमाला से मिला है। पद्मावती के ही 2 पुत्र थे, एक दलपत शाह और चंद्र शाह। कालांतर में ही दलपत शाह से चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह होता है। अमरदास, संग्राम शाह और संग्राम सिंह का राज्य का विस्तार कहाँ से था? पूर्व में कहाँ से तक था? तो पूर्व में राजस्थान तक था। पश्चिम में रतनपुर तक। रतनपुर के शासक कौन थे? पुरुषोत्तम। कहाँ से अभिलेख मिलता है हमें? तो हमें फरिश्ता से मिलता है। उत्तर में कहाँ पे थे? तो उत्तर में पन्ना तक। और दक्षिण में कहाँ तक? दक्कन तक इनका राज्य फैला हुआ था। फिर से देख लेते हैं। पूर्व में रायसेन तक, किसी से राय नहीं लेते थे। पश्चिम में लेकर रतन लेने जाते थे और ऊपर उत्तर में पन्ना लेकर आते थे और दक्षिण में दक्कन तक जाते थे। इनने निर्माण क्या क्या करवाया है? तो इनकी तो पहली पुस्तक तो हमें पहली मिल गई, रत्नमाला, जहाँ से हमें इनकी एक पत्नी पद्मावती और दूसरी पत्नी सुमति के बारे में जानकारी मिलती। पद्मावती के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, जिनमें से थे दलपत शाह, जिनकी शादी किससे होती है? रानी दुर्गावती से होती है। इनने अमरदास जी ने अब निर्माण क्या क्या करवाया है? तो चौरागढ़ का दुर्ग नरसिंहपुर में करवाया है। चौरागढ़ का दुर्ग किसने बनवाया है? तो नरसिंहपुर में इनने बनवाया है, अमरदास ने। संग्रामपुर नगर जो कि दमोह में है और संग्राम तालाब जो कि वहीं पर स्थित है। देखिए, संग्राम शाह ने क्या बनवाया है? संग्रामपुर ग्राम बनाया है दमोह में और संग्राम तालाब बनवाया है। और चौरागढ़ चारों दिशाओं में, जब अपन आम रहते हैं ना, आम तोड़ते हैं, तो जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? आम चारों तरफ गिरते हैं, है ना, चारों तरफ। तो चौरागढ़ दुर्ग किसने बनवाया है? तो अमरदास ने बनवाया है। इनके सिक्के गोलाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, चांदी और सोने के सिक्के थे। इसने अपने पुलतवंशी होने का भान होता था। ये क्या थे? एक पुलतवंशी थे। इससे सिक्कों से पता चलता है कि ये क्या थे? एक पुलतवंशी थे। साहित्य इनके कौन से हैं? रत्नमाला नामक लिखा है इन्हें ग्रंथ, जो कि किस में है? संस्कृत में है। अब आते हैं दलपत शाह। इससे पहले थोड़ा सा अमरदास के बारे में क्या कर लेते हैं? रिवाइज। अमरदास के बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, अमरदास ने विद्रोह किया है, ये हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें मिलता है ठर्रा अभिलेख से, जो कि कहाँ से है? दमोह में है। अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन दास के समय गुरु नानक भारत मध्य प्रदेश आए थे और तरन तारण जी जो कि जैन गुरु जी हैं वो भी इन्हीं के समय थे। अर्जुन दास ने क्या किया? अमरदास को राजा नहीं बनाया, अपने छोटे पुत्र जोगीदास को बना दिया। अमरदास को गुस्सा आया, उन्हें तलवार निकाली और इनका सर काट के कलम कर दिया। अब इनको पकड़ के जनता ने जेल में बंद कर दिया। तभी रीवा नरेश वीर सिंह ने आक्रमण कर दिया और
को जबरदस्ती या फिर मुश्किल से निकालना पड़ा, क्योंकि इनने माफ़ी मांग ली थी जनता से। इनने जैसे ही जेल से बाहर आए अमरदास, तो रीवा नरेश ने इनको अपना राज्य सौंप दिया और माफ़ी मांग ली। फिर अमरदास ने संग्राम किया। ये 1510 से 1513 के समथिंग सिंहासन में बैठे थे। ये अभी इसका जो हमें जानकारी वो हमें कहाँ से मिलती है, ठर्रक अभिलेख से मिलती है, जो कि कहाँ पे स्थित है, दमोह में स्थित है। और इनने महाराजाधि राजा अमरदास देव की उपाधि धारण की थी। फिर रतनपुर में कलचुरी शासक कौन बनते हैं, परशुतम बनते हैं। इब्राहिम लोधी का कृपा पात्र होने के लिए इन्होंने उनके भाई जलाल को पकड़ के सौंप दिया था। उनने इनको क्या की, संग्राम शाह की उपाधि सौंप दी। इन्होंने दमोह से इनके सोने के और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जहाँ से पता चलता है कि इनका नाम क्या था, संग्राम सिंह। इनकी 2 पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति। एक बात हमें कहाँ से मिलती है, रश रत्नमाला से मिलती है। पद्मावती के 2 पुत्र थे, एक थे कौन, दलपत शाह और एक थे चंद्र शाह। दलपत शाह की पत्नी का नाम क्या था, राजकुमारी दुर्गावती। इनका विस्तार कहाँ तक था, तो पूर्व में राय लेने जाते थे, पश्चिम में जाते थे कहाँ, रत्न लेने, उत्तर में पन्ना तक जाते थे और दक्षिण में दक्कन तक। इनके निर्माण क्या है, तो चारों दिशाओं में जब आम तोड़ते हैं चारों दिशाओं में गिरते हैं, तो चौरागढ़ दुर्ग नरसिंहपुर में बनवाया है, संग्राम गांव दमोह में, और संग्राम सागर कहाँ पे बनवाया है, संग्राम तालाब का भी निर्माण करवाया है। अब इनके गोलाकार, वृत्ताकार और वर्गाकार चांदी सोने के सिक्के हमें मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन थे, पुलतवर्षी थे। अब इनके पुत्र आते हैं दलपत शाह। ये 1543 से 1550 तक रहते हैं। जबलपुर से प्राप्त ताम्र पत्र के अनुसार इनके राज्यारोहण के पश्चात ही महाराजाधिराज की उपाधि ने धारण की थी। अभी तो देखो 2 राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है, एक अमरदास और एक थे दलपत शाह। दलपत शाह ने राज्यारोहण के पश्चात अपनी राजधानी गढ़ा से जबलपुर दमोह मार्ग पर अवस्थित कर ली। पहले इनकी राजधानी क्या थी, पहले सबकी राजधानी क्या थी, गढ़ा थी। गढ़ा से जबलपुर कौन लेके आया, तो यही लेके आए हैं दलपत शाह, क्योंकि दल बदलना था, तो गढ़ा से लेके कहाँ आ गए, जबलपुर लेके आ गए। संग्रामपुर के निकट इनने विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सिंगौरगढ़ किले में स्थानांतरित कर दी, जो जबलपुर दमोह के पास है, सिंगौरगढ़, उसमें स्थापित कर दी किसने, दलपत शाह ने। इनकी राजनीति कुशल थी बहुत ज़्यादा। तो गणराज्य के पूर्व में बघेल वंश के शासक रामचंद्र के साथ दलपत शाह के मधुर संबंध थे। मतलब जो बघेल वंश के रामचंद्र थे उनके साथ दलपत शाह के अच्छे संबंध थे। चंदेलों के साथ ही वैचारिक समरसता थी। दलपत शाह ने गणराज्य के अधीन प्रतापगढ़ पंडरिया के विरुद्ध जमींदार लोधी को आपदस्थ कर दिया था और राजगौड़ श्यामचंद्र को पिंडारिया की जिम्मेदारी सौंप दी थी। दलपत शाह के आधार कायस्थ को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। देखिए दलपत शाह थे, उनके गणराज्य के अधीन एक प्रतापगढ़ आता था। वहाँ के एक जमींदार थे, जमींदार लोधी को वहाँ से आपदस्थ कर दिया और राजगौड़ श्यामचंद्र को वहाँ पर क्या बना दिया, जमींदार बना दिया। और उनका आधार क्या था, कायस्थ की प्रधानमंत्री नियुक्त किया था कायस्थ को। अब आती है रानी दुर्गावती, जो किसकी पत्नी है, राजा दलपत शाह की पत्नी है। ये 1550 ईस्वी में दलपत शाह की असमय मृत्यु हो जाती है और इससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो अपने उत्तराधिकारी वीर नारायण देव की कम उम्र का कारण उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं और उनकी संरक्षिका कौन बन जाती है, रानी दुर्गावती, और सारे राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। रानी दुर्गावती 1550 से 1564 तक राज्य करती हैं। पड़ोस राज्य में राजधानी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रानी ने 1553 ईस्वी में आसपास राजधानी सिंगौरगढ़ के स्थान पर सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी पर स्थित मजबूत किला चौरागढ़ को बनाया था। देखो चौरागढ़ किसने बनाया था, तो चौरागढ़ बनाया था अमरदास ने। फिर वहां से राजधानी, पहले उनकी चौरागढ़ का जब महल बनवाया था, जब अमरदास की राजधानी क्या थी, तो गढ़ा थी। वहां से राजधानी गढ़ा से कौन लेके आ जाते हैं, सिंगौरगढ़ में, तो दलपत शाह लेके आ जाते हैं। फिर उनकी पत्नी आती है दुर्गावती, जो सिंगौरगढ़ से राजधानी कहाँ पे लेके जाती हैं, चौरागढ़ ले जाती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी जगह थी, मजबूत किला था वो। और 1634 ईस्वी तक गढ़ा राजधानी रहा था। अब आते हैं बाज बहादुर से संघर्ष रानी दुर्गावती का शासन शुरू होने के पश्चात ही 1556 ईस्वी में सुजात खां
के पुत्र जो कि मालवा के शासक बाज बहादुर ने गड़ा राज्य पर आक्रमण किया। इसके सुजात खां के पुत्र थे बाज बहादुर जो कि मालवा पर शासन कर रहे थे, वो आए रानी दुर्गावती से युद्ध करने। यह प्रथम आक्रमण चाचा फरिश्ता खां युद्ध भूमि में मारे गए और बाज बहादुर संग्रामपुर वापस लौट गए। जैसे ही वो आए लेकिन फतह खां की मृत्यु हो गई पहले युद्ध में, और जो बाज बहादुर था वो कहाँ भाग जाता है, सारंगपुर लौट जाते हैं। मुगलों से संघर्ष। आशफ खां जिसका नाम था क्या, अब्दुल मजीद, इसने अकबर से कड़ा मानिक का शासक बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने इसको क्या बना दिया, कड़ा मानिक का शासक बना दिया था, जो रानी के राज्य के उत्तर पूर्व में आता था। कारण क्या था? एक ओर गौड़ राज्य स्वतंत्र था और दूसरी ओर कमान एक महिला संभाल रही थी। मुगलों ने इनकी स्थिति का फायदा उठाना चाहा कि किसी से भी अभी क्या, उस समय भी किसी से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि एक महिला एक शासन संभाल रही है, स्वतंत्र है और मुगलों के अधीन नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर आक्रमण किए जाते थे। दोनों रीज़न थे, महिला थी और दूसरा क्या था, स्वतंत्र राज्य था, इसलिए इन्होंने आक्रमण करने का फायदा उठाया। दमोह विजय। आशफ खान ने सर्वप्रथम दमोह पर आक्रमण किया। इस समय रानी पास में ही सिंगौरगढ़ के किले में थी, परंतु अपनी सामरिक स्थिति को देखते हुए मंत्री और अधिकारियों की सलाह पर नरही नामक स्थान पर शरण ले ली। जैसे ही दमोह पर इसने आक्रमण किया आशफ खान ने, रानी दुर्गावती समझ गई कि कोई ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां हम ज़्यादा प्रबल हो सकें, तो वो नरही नामक जगह पर चली जाती हैं। नरही विजय। शाही सेना रानी का पीछा करते हुए नरही पहुंच जाती है। तब रानी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर मैदान में मुगलों से लोहा लेने लगी। युद्ध के दौरान कनपट्टी पर तीर लगने से वह मूर्छित हो गई। होश में आने के बाद अपनी हार सुनिश्चित देखकर स्वयं कतार से आघात कर वीरगति को प्राप्त हो गई। चौरागढ़ विजय। ज्ञात होता है कि नरही में लड़ाई के दौरान घायल हो जाने के बाद वीर नारायण ने चौरागढ़ में शरण ली थी। एक संक्षिप्त युद्ध के उपरांत वीर नारायण 20 वर्षों की आयु में वीरगति को 1564 में प्राप्त हो गए थे। देखिए, जब मुगलों से संघर्ष हुआ था तो 3 संघर्ष हुए हैं, पर 3 लड़ाई हुई हैं। पहली हुई है दमोह की विजय, फिर नरही की विजय और तीसरी होती है कहाँ की, चौरागढ़ की विजय। तो दमोह पर आक्रमण किया तो रानी नरही चली गई, नरही पे आक्रमण किया रानी, वहाँ पर नरही में वो वीरगति को प्राप्त हो गई। फिर जो वीर नारायण थे वो थे चौरागढ़ में, तो अंग्रेज चौरागढ़ में आक्रमण करते हैं और उनकी वहाँ पर हत्या कर देते हैं। रानी दुर्गावती के इतिहास के स्रोत। आईने अकबरी। इसमें अबुल फजल लिखते हैं कि गोंडवाना अत्यधिक शक्तिशाली था। जनता हाथियों और स्वर्ण मुद्राओं से लगान चुकाया करती थी। मतलब जनता इतनी ज़्यादा समृद्ध थी कि वो हाथी और स्वर्ण मुद्राओं में लगान दे दिया करती थी। अकबरनामा से हमें पता चलता है कि रानी के सौंदर्य और आकर्षण का वर्णन हमें अकबरनामा से मिलता है। आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल की है, जो कि लिखते हैं क्या कि उस समय गोंडवाना राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था। अब आते हैं उत्तरकालीन गौड़ शासक। इससे पहले हम रानी दुर्गावती को थोड़ी सी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, रानी दुर्गावती किसकी वाइफ हैं? तो ये हैं दलपत शाह की। 1550 से 1564 तक इन्हें शासन किया है, मतलब 14 साल। आशफ खां मतलब असमय मृत्यु हो जाती है दलपत शाह की, तो फिर ये अपने पुत्र वीर नारायण को शासक बनाकर खुद संरक्षक बन जाती हैं। अब क्या होता है, ये पड़ोस के राज्यों से सुरक्षा पाने के लिए सिंगौरगढ़ से राजधानी कहाँ पे लेके चली जाती हैं? चौरागढ़ लेके चली जाती हैं, और 1634 तक गढ़ा ही राजधानी रहता है। बाज बहादुर से संघर्ष। बाज बहादुर मालवा का शासक था, जो कि सुजात खां का पुत्र था। वो इन पर आक्रमण करने आता है और पहले ही युद्ध में फतह खां अपने चाचा को खो देता है और वो डरकर सारंगपुर वापस लौट जाता है। फिर एक शासक रहता था अशफ खां, जिसको मानिकपुर का शासक बनाया था अकबर ने। वो उत्तर पूर्व में पड़ता था गौड़ के। उनने गौड़ राज्य पर आक्रमण करने की सोचा, क्योंकि उस समय गौड़ राज्य था वो स्वतंत्र था और वहाँ पर एक महिला शासन कर रही थी। इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने आक्रमण किया। इसके तहत 3 विजय होती हैं इसकी। पहली दमोह विजय, नरही विजय और चौरागढ़ विजय। दमोह पर जब आक्रमण करके दमोह जीत लेता है तो रानी नरही चली जाती हैं अपनी सामरिक स्थिति को प्रबल बनाने के लिए, लेकिन नरही के पहुंचने से पहले ही वहां पर आक्रमण कर देते हैं और वहां पर वो अपने सरमन हाथी पर बैठकर युद्ध करती हैं और वहां पर उन पर तीर लगने के कारण वो मूर्छित हो जाती हैं और होश में आने के बाद अपनी जीत
हार सुनिश्चित कर कर आत्महत्या कर लेती हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। चौरागढ़, इनके बाद मीर नारायण चौरागढ़ में थे, तो वहाँ पर आक्रमण किया जाता है और 1564 में उनको भी वीरगति प्राप्त हो जाती है। इनके ऐतिहासिक स्रोत हमें दो साहित्य से मिलते हैं। एक मिलते हैं आईन अकबरी, जो कि अबुल फजल ने है, और उन्हें लिखा है कि गौड़ राज्य बहुत समृद्ध था। और दूसरा मिलता है हमें अकबरनामा से, जिसमें लिखा गया है कि रानी दुर्गावती बहुत सुंदर थी। अब आते हैं उत्तरकालीन गौड़ शासक। इसके थे चंद्रशाह, मधुकर प्रेमशाह और हृदय शाह। ये उत्तर गौड़ शासक आते हैं, मतलब जो छोटे छोटे राजा बचे गौड़ में, वो चंद्रशाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह और हृदय शाह। चंद्र मधु के लिए प्रेम हृदय में आ गया, चंद्र मधु के लिए प्रेम हृदय आ गया। 1857 में गढ़मंडला का योगदान क्या रहा है? 1857 की क्रांति में गढ़मंडला का योगदान। 1857 की क्रांति में गौड़ क्षेत्र में दो प्रमुख नाम, शंकरशाह और अवंतीबाई का नाम आता है। अवंतीबाई गढ़मंडला के अंतर्गत रामगढ़ की जागीर की शासिका थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तत्कालीन समय में रामगढ़ जागीर के अंतर्गत लगभग 500 गांव आते थे, परंतु राजा विक्रमजीत सिंह की अयोग्य घोषित करते हुए अंग्रेजों द्वारा वहां तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया, जिसका विरोध रानी अवंतीबाई ने किया। रामगढ़ जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए गढ़मंडला राजवंश के अंतिम प्रतिनिधि शंकर शाह ने रानी अवंतीबाई का सहयोग दिया और अंततः अंग्रेजों द्वारा उनको मृत्युदंड देने की खबर सुनकर रानी अवंतीबाई ने क्रांति में भाग ले लिया। देखिए हुआ क्या है। रामगढ़ किसके अंतर्गत आया है? तो ये गढ़मंडला के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ की शासिका कौन है? रानी अवंतीबाई है। लेकिन जो उनके अंतिम शासक यहाँ रहते हैं, अंतर्गत जो शासक आते हैं विक्रमजीत सिंह, उनको अंग्रेज क्या बोलते हैं? अयोग्य शासक घोषित कर देती है और वहां पर एक तहसीलदार नियुक्त करती है। और अवंतीबाई को ये सुनकर गुस्सा आ जाती है, क्योंकि रानी कौन है? अवंतीबाई है। आप कैसे घोषित कर सकते हो कि विक्रमजीत अयोग्य है या नहीं? तो ये क्या करती हैं? विद्रोह कर देती हैं। और रामगढ़ जागीर का एक अंतर्गत ही एक अंतिम प्रतिनिधि आता है, जो कि गढ़मंडला राजवंश का था, शंकर शाह। वो अवंतीबाई का साथ देते हैं और इन दोनों को मृत्युदंड देने की खबर सुनकर अवंतीबाई क्रांति में भाग ले लेती हैं। 1 अप्रैल को 1958 को अवंतीबाई ने अपनी सेना के साथ लेफ्टिनेंट बार्डन को मंडला से हमला किया, परंतु प्रशिक्षित सेना के अभाव में रानी को जंगलों में भागना पड़ा, जहां अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्हें खुद को तलवार मारकर वीरगति को प्राप्त कर लिया गया। बार्डन, इनने क्या किया? 1 अप्रैल 1858 को बार्डन पर हमला कर दिया मंडला में, और वहां पर इनके पास पर्याप्त सेना न होने के कारण ये जंगलों में भाग गई और वहां पर वीरगति को इन्हें प्राप्त कर लिया। अब आते हैं शंकर शाह। गढ़मंडला के गौड़ शासक शंकर शाह का जन्म 1783 को हुआ था। इनके पिता थे सुमेर शाह। यह रानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में महाकौशल क्षेत्र से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे और पूर्वा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास कर रहे थे। ये कहाँ पर निवास कर रहे थे? पूर्वा में कर रहे थे, और इनको पेंशन दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। महाकौशल से नेतृत्व करते हैं और रानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे। शंकर शाह, गढ़मंडला के गौड़ शासक शंकर शाह का जन्म ये तो अभी पढ़ चुके। जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम का उदय शंकर शाह के प्रयासों से हुआ था। जबलपुर से महाकौशल सेन ने ये किया था स्टार्ट, जो सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हुए, जिसका प्रमुख कारण अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांड लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉक था। इन्होंने संपूर्ण महाकौशल की जनता को परेशान करके रखा था। देखो, 52वीं रेजिमेंट का एक कमांडर था जिसका नाम था क्या? लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉक। इसने पूरे महाकौशल को परेशान करके रखा था। इसके कारण ही शंकर शाह विद्रोह स्टार्ट करते हैं। क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के उद्देश्य से शंकर शाही जनता और जमींदार के साथ लेकर संघर्ष करने का ऐलान कर दिया। 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व शंकर शाह ने किया था। इनकी स्थिति तत्कालीन समय में झांसी, कानपुर, अवध और मेरठ में मानी जाती है। उन्होंने
11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिक, जमींदारों, मालगुजारों और बुद्धिजीवियों के साथ अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिला लिया और समूचे महाकौशल को क्रांति को प्रसारित कर दिया। अंग्रेजी अफसरों ने गुप्त मीटिंग की और योजना बनाकर 14 सितंबर 1857 को शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह और 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया और कंटोनमेंट की मिलिट्री जेल में डाल दिया गया। राजा शंकर शाह की गिरफ्तारी पश्चात राजमहल की तलाशी की गई तो राजमहल से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ढेरों दस्तावेज मिले। इसी को आधार बनाकर जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राजा और युवराज को देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और सजाए मौत सुना दी गई। दिनांक 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के मुहाने पर बांधकर तोप से